तो कैसे हैं आप सब। और आज जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो कैरियर पाथ होता है, कैरियर पाथ चूजिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको कोई इसमें प्री रिक्विजिट वगैरह चाहिए होगी या कोई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बेसिक से इसको बंदा समझ सकता है और सीख सकता है, और बिल्कुल एक्सेल फॉर्मेट में हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो पहली हमारी रो है इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है बेसिक्स, बीई डेव, ये एक एक चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर हम कैसे आगे अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई इस तरह की आपको ये वीडियो देखने के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए कि जिसको आप समझें कि ये मेरे काम की नहीं। ये हर किसी के काम की है, चाहे वो एक सीनियर हो या एक जूनियर हो या अभी ज्वाइन कर रहा हो चीज़ों को या अभी स्टूडेंट हो। ठीक है। तो वो यहाँ से अपना करियर पाथ चूज़ कर सकता है। अच्छा, करियर पाथ जो है ये वाला प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले चीज़ें आ जाती हैं बेसिक्स, कि हमें अगर प्रोग्रामिंग के अंदर अपना कोई पाथ देखना है तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स या प्री रिक्विजिट चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो हमें सीखने की ज़रूरत है सबसे पहले। ठीक है। अगर वो हमने नहीं सीखी तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। ये आ गया बेसिक्स के अंदर। उसके अलावा अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ये इस डिज़ाइन को छोड़ के होगा। ठीक है। डिज़ाइन के अलावा ये बाकी सारी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होंगी, बेसिक्स ये इन सब में प्री रिक्विजिट होगी। ठीक है। अगर डिज़ाइन को हम थोड़ा सेपरेटली बिल्कुल एंड में डिस्कस कर रहे होंगे कि उसके लिए प्री रिक्विजिट या उसके लिए बेसिक्स क्या चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग के अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये समझने का मतलब ये है कि किसी से डिस्कशन आप कर लें और कोई डेफिनेशंस पढ़ लें, कोई आप यूट्यूब देख लें वीडियो की लाइक दिस, ये इनफ होता है। ठीक है। अच्छा, उससे आगे कोई भी एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पिक करनी पड़ेगी। ठीक है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर लर्निंग पर्पस, जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सी++ या जावा। ठीक है। सी++ या जावा। ठीक है। या पाइथन भी आजकल यूज़ हो रही होती है। तो होता क्या है कि ये कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करके और उसमें आपको कुछ बेसिक्स सिखाई जाती हैं। बेसिक्स के अंदर क्या होता है, लाइक वेरिएबल्स हो गए। ठीक है। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को समझना। ठीक है। उसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझना। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के आपका प्रोग्राम किस तरह फ्लो कर रहा होगा, किस तरह कंडीशंस के बिहाफ पे चल रहा होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ लूप्स और लॉजिक्स। ठीक है। लूप्स पे काम करना, लॉजिक्स बनाना, ये थोड़ा सा प्री रिक्विजिट या बेसिक्स के अंदर ये आ जाता है। अब आपने इतना कर लिया। ठीक है। आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मली चूज़ की सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी अब जब आप काम करोगे तो उस काम को करने और सीखने के लिए कोई ना कोई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। ठीक है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आप सेलेक्ट करके और आपने ये 3-4 चीज़ें इनिशियली सीख ली कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, मेमोरीज वगैरह क्या होती हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वगैरह, स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ लूप्स और लॉजिक्स, फॉर लूप, वाइल लूप, लूपिंग किस तरह करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल इनपुट लेना वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो लॉजिक होती है वो हर जगह पे सेम होती है सिवाय डेटा टाइप्स के। डेटा टाइप्स कहीं होते भी हैं, कहीं टाइपिंग होती भी है, कहीं ये टाइप मायने नहीं रखती, और कहीं मेमोरी के कुछ इश्यूज होते हैं, कहीं नहीं भी होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी हर लैंग्वेज के अंदर सेम होंगी। लूप्स एंड लॉजिक्स आपकी एक बार किसी भी लैंग्वेज में बन गई तो आप हमेशा के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। यहाँ तक ये हमने बेसिक्स को समझ लिया कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब आप इन बेसिक्स को पढ़ रहे होंगे तो इनके दौरान आपकी ज़ाहिर है किसी टीचर से मुलाकात हो रही होगी, कुछ डेव से मुलाकात हो रही होगी, तो वो आपको बता रहे होंगे यार मैं बैकएंड का डेव हूँ, मैं फ्रंट एंड का डेव हूँ, मैं डेवऑप्स हूँ, मोबाइल, क्यूए, आर्किटेक्ट, मैनेजर, डिज़ाइन वगैरह XYZ। ठीक है।
तो आपका ना एक शौक भी बन रहा होता है साथ साथ में कि लेट से अगर मैं जावा सीख रहा हूँ या सी प्लस प्लस या सी सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा शौक बन रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर इसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है, और मुझे जो है लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो बैकएंड की तरफ चला जाऊँ या तो डेवऑप्स की तरफ चला जाऊँ, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका ये तो समझ आती है चीज़ें, लेकिन साथ में आपका एक ये होता है कि यार मुझे जो है ना डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत समझ आती है, या मैंने इनिशियली पढ़ी हुई थी तो वो भी मुझे आ रही होती है। लेट से HTML आपने पढ़ी, CSS आपने पढ़ी, ठीक है, तो आप कोई भी पेज वगैरह देखते हो तो उसको देख के आपको डिज़ाइनिंग भी अच्छी बनानी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी बेसिक्स पढ़ने के बाद, ठीक है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर आप कोई भी पाथ सेलेक्ट करते हो तो इन बेसिक्स के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा या क्या समझना पड़ेगा कि आप बैक एंड या फ्रंट एंड या डेवऑप्स या किसी भी एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप बैकएंड के अंदर जाते हैं तो आपको कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो। वैसे आप सब पे काम कर सकते हो, लेकिन आपको कोई ना कोई लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, जैसे लेट से जावा चूज़ कर ली, या कोई यूँ समझ लें कि आपने पाइथन चूज़ कर ली, लाइक दिस, जो भी लैंग्वेजेस बैकएंड का काम कर रही हो, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये चूज़ की तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने बेसिक्स के अंदर लेट से सी या सी प्लस प्लस या जावा के अंदर वेरिएबल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स वगैरह आपने पढ़े हुए थे, ठीक है। तो जब आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर मैं चले अभी के लिए मैं यहाँ पर ना जावा को सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जावा से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ें, प्रोग्रामिंग रिलेटेड थिंग्स, ठीक है, वो आपको समझनी पड़ेंगी। क्या हो सकती हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड थिंग्स? जैसे जावा है, ठीक है, तो जावा के अंदर आप उसके अपने डेटा टाइप्स को समझेंगे, ठीक है, कि उनकी मेमोरी मैनेजमेंट डेटा टाइप्स क्या होती हैं। आप जो है JVM, JRE और JD के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जावा से रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने चीज़ें समझ ली, अब आपको जावा पे थोड़ी सी ग्रिप आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें क्या सीखेंगे, आपने लूप्स लॉजिक्स वगैरह समझ ली हुई हैं, तो आप जाएंगे कलेक्शंस एंड एरेज की तरफ, ठीक है, कि आप कलेक्शन सीख रहे होंगे और एरेज वगैरह यहाँ पर सीख रहे होंगे, ठीक है, जावा की चीज़ें। कलेक्शंस जावा की चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कलेक्शंस एक जो है हर उसके अंदर अलग अलग क्लास होती है कलेक्शंस की, तो ये जावा से रिलेटेड आपकी होंगी, तो एरेज वगैरह और कलेक्शंस आप सीख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाएगी आपकी डेटाबेस, इसको हम जावा के अंदर JDBC भी मैनेजमेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। अच्छा, JDBC कनेक्टिविटी वगैरह आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं तो बैकएंड का जो मोस्टली काम होता है वो यही होता है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी, डेटाबेस के ऑपरेशन, फाइलिंग के ऑपरेशंस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, तो आपको समझनी पड़ेगी और ये किस तरह काम करती है। उसके बाद चीज़ें आ जाएंगी फ्रेमवर्क्स, ठीक है, फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क्स भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे लेट से आपने हाइबरनेट सीखा, आपने स्प्रिंग बूट सीखा, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और सीखनी पड़ेंगी फ्रेमवर्क्स। तो आपका जो कैरियर है वो बैकएंड की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा कि आप स्प्रिंग पे आएंगे, APIs वगैरह बनाएंगे, हाइबरनेट पे आप डेटाबेस को मैनेज कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्लाउड, ठीक है, क्लाउड भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लाउड के अंदर जैसे AWS आ गया, GCP आ गया, लाइक डिप्लॉयमेंट्स वगैरह जो आप कर रहे होते हैं साथ साथ वो। उसके अलावा आपको गिट मैनेजमेंट थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, ठीक है, कि आप अपना जो कोड है वो कुछ डेव्स के साथ जब आप काम कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है आपने पुश करना होगा, पुल करना होगा, PR रिव्यूज़ करनी होगी वगैरह वगैरह, ठीक है, या आपकी PR रिव्यूज़ हो रही होंगी, कोड चेंजेस आ रहे होंगे, कोड स्मेल्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप ये गिट मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद थोड़ी सी आगे चीज़ें आ जाती हैं, वो डिपेंड करता है हर प्रोजेक्ट पे, हर कंपनी पे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं, जैसे सोनार है, ठीक है। सोनार क्या होता है कि आपके जो कोड आपने लिखा हुआ है उस कोड को रीड करके कुछ आपको बग्स बता रहा होता है, और कुछ आपको ये बता रहा होता है कि यहाँ आपने कोडिंग स्टैंडर्ड ये सही फॉलो नहीं किया, इसको और अच्छा करें। उसकी आप ना कोडिंग भी आपकी अच्छी होती है, और उसके अलावा जो आपके कोडिंग के अंदर फ्लॉज होते हैं, जो यूँ समझ लें कि सिक्योरिटी फ्लॉज भी हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपके बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी बैकएंड के साथ साथ आप जो है किस पाथ पे, सेकंड पाथ जो है वो आप कहाँ मूव कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर पहला पाथ क्या चूज़ कर सकते हो कि आप बैकएंड डेव भी हो, तो आप और क्या चूज़ कर सकते हो भाई, मैं जो है सिक्योरिटी, यूँ समझे कि सिक्योरिटी या वाइट हैट हैकर, ठीक है। तो सिक्योरिटी की तरफ भी आप देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, और दूसरा डेवऑप्स की तरफ भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, जैसे अगर आपने ये क्लाउड मैनेजमेंट है, क्लाउड के अंदर आपको पढ़ते पढ़ते बहुत मज़ा आ रहा है, और आपको पाइपलाइंस बनाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जेंकिंस वगैरह पे काम करने में मज़ा आ रहा है, आपको जो है यूआई से ज़्यादा जो है जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है उस पर कमांड लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, चीज़ें मैनेज करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मेमोरी मैनेज करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप जो है डेवऑप्स पाथ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपने अभी सोनार पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें आपको समझ आने लगी हैं कि भाई हाँ, यहाँ से इस तरह फ्लॉज निकल सकते हैं, यहाँ से ये जो है मैं इसको बाईपास कर सकता हूँ, लॉगिन को बाईपास कर सकता हूँ। जब आप इस तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आप सिक्योरिटी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बैक एंड डेव का। अब आगे आ जाते हैं फ्रंट एंड डेव की तरफ, कि फ्रंट एंड डेव अगर आपको बनना है तो आपको बेसिक्स के बाद जो है क्या क्या चूज़ करना पड़ेगा, या कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देखें, इसमें भी यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आप फ्रंट एंड की तरफ आएंगे क्यों। फ्रंट एंड की तरफ आप तब आएंगे जब आपने कोई वेरिएबल्स डेटा टाइप्स को भी समझ लिया होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी समझ लिया होगा, लूप्स एंड लॉजिक्स को भी समझ लिया होगा, और आपको साथ में डिज़ाइनिंग में भी मज़ा आ रहा होगा कि भाई मुझे डिज़ाइनिंग करने में, चाहे वो देख के करनी हो या चाहे मुझे खुद से बनानी हो, क्लाइंट से पूछ के, समथिंग लाइक दैट, तो आप जो है फ्रंट एंड की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप फ्रंट एंड की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यही चीज़ होती है कि आप क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उन पे आपको ग्रिप करनी पड़ेगी, वो डिज़ाइनिंग की है, HTML CSS, ठीक है। उसके अलावा आपका JS हो गया, मतलब जावा स्क्रिप्ट आप क्लाइंट साइड मैनेजमेंट जो भी करना चाहें वो HTML और CSS के साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास जो लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे हमारे आपके पास रिएक्ट है, ठीक है, और आपके पास एंगुलर मौजूद होती है, ठीक है, आपके पास नोड मौजूद होती है। लेकिन जब नोड और PHP की बात आती है तो वो थोड़ा सा उसकी तरफ चले जाते हैं, आप फुल स्टैक की तरफ, तो वो थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, अभी इसको यहीं पे ही रहने देते हैं। अच्छा, अब ये फ्रंट एंड का मोस्टली क्या काम होता है, और फ्रंट एंड किस चीज़ को जो है फोकस कर रहा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपको डिज़ाइन मिलती है क्लाइंट की तरफ से, या एक टेम्पलेट बन के मिल रहा होता है, तो उस टेम्पलेट को आपने HTML CSS वगैरह में कन्वर्ट करना होता है डिज़ाइंस को, और उसके अंदर आपने उसको डायनामिक बनाना होता है। डायनामिक कैसे बनाना होता है, जब बैकएंड जो है, बैकएंड आपकी APIs बना रहा होता है, और APIs में हर यूज़र के हिसाब से, उसके हर फ्लो के हिसाब से, या हर बटन क्लिक के हिसाब से जो डेटाबेस से आपकी API वो डेटा ला रही होती है, तो आपने उसको कैच करना होता है, जेसन मैनेजमेंट को समझना होता है, ठीक है, जेसन मैनेजमेंट, ठीक है। जेसन मैनेजमेंट को आपको समझना होता है। अच्छा, ये जेसन मैनेजमेंट जो है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो आपकी जेसोन हो, आपकी एक्सएमएस भी आ सकती हैं, ठीक है। मतलब आपको जो है सर्वर साइड से कोई भी एक प्रॉपर जो है फॉर्म में आपको डेटा आ रहा होगा, लेकिन वो प्रॉपर फॉर्म आपके समझने के लिए होगा, यूज़र के समझने के लिए नहीं होगा। अब लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फेसबुक होता है, फेसबुक जब आप लॉगिन करते हो तो चीज़ें आप वाली आपकी तरफ आ रही होती हैं, जब कोई और बंदा लॉगिन कर रहा होता है उसकी तरफ वाली उसकी तरफ आ रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप भी वही देख रहे हो, वो बंदा भी वही देख रहा है, इस तरह नहीं होता। तो होता क्या है कि बैकएंड से, डेटाबेस से, या किसी क्लाउड से, या किसी फाइल से जो भी डेटा आ रहा होता है
तो उसको फ्रंट एंड वाला बंदा क्या करता है, उस जेसन को या उस डेटा को मैनेज करके HTML के अंदर जहाँ जहाँ वो डेटा दिखानी होती है वहाँ दिखा रहा होता है। लेट्स से फेसबुक के टॉप पे हर किसी का अपना अपना नेम होता है, ठीक है। जब आप सेटिंग्स को क्लिक करते हो तो आपकी सेटिंग्स खुलती है, मेरी सेटिंग्स आपकी तरफ नहीं खुलेंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पर रिएक्ट और एंगुलर या जो भी फ्रंट एंड की और जो भी पॉपुलर लैंग्वेजेस है कोई भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वही आपकी लैंग्वेज रिलेटेड टास्क्स, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। और एक और चीज़ होती है आपकी कैशे मैनेजमेंट, सही है, कैशे मैनेजमेंट, कुकीज़ मैनेजमेंट, क्योंकि वो आपकी ब्राउज़र पे हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अब यूज़र एक बार लॉग्ड इन है तो मैं क्या करूं कि वो दूसरे पेज पे जा रहा है, उसको फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे कोई रिक्वेस्ट भी नहीं जा रही, तो मैं इसको कैसे जाने दूं। तो वो आप कैशे मैनेजमेंट करते हैं। या दूसरी बार जब वो लॉगिन होना चाह रहा है तो आप उसको डायरेक्ट लॉगिन ना कराओ, उसके साथ मेन पेज ओपन कर दो। जैसे नॉर्मल आपने देखा होगा कि फेसबुक जैसे होता है, फेसबुक हमेशा आपसे लॉगिन नहीं मांगता, वो खुद ही चला जाता है आगे आपके मेन पेज की तरफ, क्योंकि ब्राउज़र में कुछ इसकी आपकी कैशे मैनेजमेंट यूज़ हो रही होती है जिसमें आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह लास्ट टाइम के पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड के बाद बारी आ जाती है डेवऑप्स की, ठीक है। अच्छा, डेवऑप्स होता क्या है? डेवऑप्स निकलता है बैक एंड से, ठीक है, फॉरवर्डेड फ्रॉम बीई, ठीक है। वो जो डेवऑप्स होता है वो हमेशा बैकएंड से आता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बस बेसिक्स पढ़ी और आप यहाँ पर आ जाओगे, कभी नहीं, सही है। आपको क्लाउड मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ता है, क्लाउड को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ता है। जैसे मैंने बैकएंड में अभी डिस्कस किया कि आपको जो है अगर क्लाउड में मज़ा आ रहा है, क्लाउड की चीज़ों में मज़ा आ रहा है, सर्वर को मैनेज करने में मज़ा आ रहा है, और सर्वर को जो है डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स जो है वो आपको बनाने में मज़ा आ रहा है, तो वो बंदा फिर जाके डेवऑप्स पढ़ता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है फॉरवर्डेड फ्रॉम बीई। जब फॉरवर्डेड फ्रॉम बीई होता है तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी पता होती हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि उसको ना क्लाउड एक्सपर्ट इन क्लाउड, ठीक है, सिंपल एक्सपर्ट इन क्लाउड बनना पड़ता है। एक्सपर्ट इन क्लाउड मतलब जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि AWS की डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, तो वो डिफरेंट सर्विसेज का उसको पता हो, उसको मैनेज करने का पता हो। कोई भी सर्वर के अंदर आपके मसले आ जाएं उसको पता हो। मॉनिटरिंग एक्सपर्ट हो, मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग एक्सपर्ट हो भाई। लेट्स से वो लॉग्स देखने का एक्सपर्ट हो। उसके अलावा जो है मॉनिटर हो रहा हो सर्वर, उसके अलावा डिफरेंट स्केजुलर्स बनाने का एक्सपर्ट हो, तो बहुत सारी चीज़ें, और लिनक्स का एक्सपर्ट हो खास करके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि वो बंदा फिर डेवऑप्स की तरफ जाता है। अच्छा, डेवऑप्स जो है वो कब काम आता है या क्या कर रहा होता है? देखिए, जब भी आपके इनिशियल इन्वायरमेंट्स बन रहे होते हैं, कितने इन्वायरमेंट्स बनने हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए, और क्या क्या मैनेज करना है इन्वायरमेंट पे, क्या क्या पाइपलाइंस बनानी है, क्या क्या स्क्रिप्ट्स लिखनी है, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो मैनेज करनी होती हैं वो फिर डेवऑप्स की बारी आती है। तो वो डेवऑप्स दो चीज़ों के साथ काम कर रहा होता है। एक आपके बैकएंड के साथ काम कर रहा होता है और आपके आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं मोबाइल डेव की तरफ। जब आपने इनिशियली बेसिक्स पढ़ ली, ठीक है, तो अब मोबाइल डेव के अंदर भी दो चीज़ें हैं आजकल। तो एक होता है आपकी एंड्रॉयड, एक होता है iOS, एक होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि मोबाइल डेव क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। क्रॉस प्लेटफॉर्म में आपको क्लियर कर दूं कि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है वो एक्चुअली जब आप एक ही चीज़ की प्रोग्रामिंग करते हो, एक ही चीज़ बनाते हो, वो दोनों के लिए बन जाती है, ठीक है। तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो आपकी एंड्रॉयड के लिए बना देगा और iOS के लिए भी सेम चीज़ आपकी रेडी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, एक आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, एक आपका एंड्रॉयड होता है, ठीक है, एक आपका iOS होता है, ठीक है। तो इनकी डेवलपमेंट में अब यहाँ पर इन मोबाइल डेव के अंदर इन तीनों चीज़ों में से भी कोई एक चीज़ सेलेक्ट की जा सकती है, ठीक है, उनकी भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इनमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको डेटाबेस का थोड़ा पता हो, मतलब SQL लाइट, ठीक है, SQL लाइट डेटाबेस हो, या MVVM आर्किटेक्चर का पता हो, ठीक है। ये इंटरनल प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर्स होते हैं, जैसे ऊप्स होता है बैकएंड के अंदर, आप यहाँ पर भी ऊप्स होता है, लेकिन MVVM भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आप वो कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको वो मैनेज करनी पड़ती हैं। उसके अलावा मेमोरी, ठीक है, मेमोरी आपको मैनेज करनी पड़ती है। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, उसका आपको
बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपकी जब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बैटरी डैमेज कर रही होगी तो वो कोई फिर फ़ायदा नहीं होता। हर यूज़र यही चाहता है कि सिंपल एप्लीकेशन हो, काम बहुत अच्छा दे, मेमोरी बहुत कम यूटिलाइज करे, और उसके अलावा परमिशंस के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। यूज़र परमिशंस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं क्यूए पे। जब आपने ये इनिशियल बेसिक्स पढ़ा, प्रोग्रामिंग आपने थोड़ी सी समझ ली, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल वगैरह आपने समझ लिया, तो क्यूए के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? क्यूए कोई भी डेवलपमेंट नहीं करता, नो डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्यूए है ना, ये सिक्योरिटी क्यूए भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको ये बैकएंड की तरफ बताया था कि आप सिक्योरिटी की तरफ भी जा सकते हैं, तो ये जो क्यूए है वो आपका वाइट हैट हैकर भी हो सकता है, ठीक है। हैकर भी हो सकता है कि वो आपके अपने ही जो आपकी एप्लीकेशन बनाई हुई उसके अंदर खुद हैकर बन के अटैक करने की कोशिश करे और हमें बग्स बता के दे, इससे पहले कि वो कोई और हैक करे या अटैक करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको और क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? लाइक आपको पोस्टमैन आना चाहिए, और उसके अलावा डिफरेंट क्यूए टेक्निक्स, ठीक है। डिफरेंट क्यूए टेक्निक्स के अंदर मतलब टेस्टिंग फेजेस आ जाते हैं, जैसे रिग्रेशन टेस्ट हो गया, और आपका क्यूए नॉर्मल टेस्ट हो गया, ठीक है, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, और इसके अलावा जो है सर्वर टेस्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो क्यूए डेवलपमेंट नहीं करता, लेकिन उसको हर किसी की थोड़ी थोड़ी नॉलेज ज़रूर होती है कि डेवॉप्स डेवॉप्स क्या बना रहा है, क्या कर रहा है। वो अगर हैकर बनेगा तो ज़ाहिर है हैकर ऐसे नहीं बनेगा, वो बैकएंड से आ रहा होगा, ठीक है। अगर हो सकता है वो फ्रंट एंड से आ रहा हो सकता है वो डेवऑप्स में बन के आ रहा हो सकता है वो मोबाइल डेव से भी बन के आ सकता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन के आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, और इसके अलावा आपकी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट किसके अंदर है। तो क्यूए डायरेक्ट भी आ सकता है, मैनुअल क्यूए, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप्स भी होती हैं क्यूएस की, मैनुअल क्यूए होता है और ऑटोमेशन क्यूए। ऑटोमेशन क्यूए जो होता है वो प्रोग्रामिंग उसको चाहिए, वो ज़रूरी होती है प्रोग्रामिंग की लर्निंग, प्रोग्रामिंग को आना, क्योंकि वो भी आपकी ही तरह कोड लिख रहा होता है। लेकिन होता है क्या है, जो आप कोड के अंदर सर्विसेज लिख रहे होते हो वो उसके ही यूज़ केसेस बना रहा होता है, उसी के टेस्ट केसेस बना रहा होता है, ठीक है। एक टेस्ट केसेस होते हैं आपके यूनिट टेस्ट केसेस, जो एज अ बैकएंड आप बनाते हैं। एक होते हैं ऑटोमेशन टेस्ट केसेस, जो किसी भी एक पूरे के पूरे फ्लो को ऑटोमेट कर रहा होता है। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर मुझे एक लोन लेना है तो उसके लिए पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चनियर को आंसर देना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ लिमिट मिलेगी, उसको मुझे उस लिमिट को जो है उसमें से कुछ अमाउंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उसको डिस्बर्समेंट करना पड़ेगा, फिर उसको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, लाइक दिस। तो ये पूरा एक फ्लो है, इस पूरे फ्लो की अलग अलग सर्विसेज बनाते हैं हम बैकएंड के अंदर। तो क्यूए क्या करेगा, इसकी पूरी डेवलपमेंट करेगा, वो सारी सर्विसेज वन बाय वन हमारी कॉल कर रहा होगा, जो फ्लो वन बाय वन चल रही होंगी। तो एट द एंड हमें पता चलेगा हाँ भाई ऑटोमेशन, ये इस प्रोसेस का पूरा ऑटोमेशन बन गया। अच्छा, अब आ जाते हैं डिज़ाइन की तरफ। जैसे मैंने कहा था कि डिज़ाइन आपका जो है टोटली डिफरेंट है। डिज़ाइन के अंदर चीज़ें क्या चाहिए होती हैं? एक होता है आपका यूँ समझ लीजिए, जो आपका माइंड हो ना वो पूरा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड, ठीक है। और रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिव माइंड किस तरह से? यूज़र जो है वो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली बैठता है, ठीक है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स उसके सामने आ जाती हैं एक पेपर के अंदर, ठीक है। जब पेपर के अंदर आ जाती है तो उसको उसने डिज़ाइन में कन्वर्ट करना होता है, और इस डिज़ाइन के बाद वो डिज़ाइन जो है फ्रंट एंड के पास जाती है कि ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है वो डिज़ाइन आप HTML और CSS में कन्वर्ट कर दो। अब वो डिज़ाइन आप एडोब फोटोशॉप पे बनाओ, नॉर्मल किसी और टूल्स पे बनाओ, तो वो डिज़ाइन जो है आइकॉन्स होते हैं, या वो समझ ले कि एक इस तरह की डिज़ाइन होती है कि वो हर किसी को पसंद आए, सही है, नॉर्मल भी हो, अच्छी भी हो, अपने काम की भी हो। तो उसके लिए क्रिएटिव माइंड चाहिए, सही है, वो आपका ज़रूरी होता है। और रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई चीज़, इस चीज़ किसी भी चीज़ की इस तरह की ज़रूरत नहीं होती। आर्किटेक्ट हो या टेक्निकल मैनेजर हो, उसको एवरीथिंग का पता होना चाहिए, एवरीथिंग का। साथ साथ में उसको मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए, उसको स्प्रिंट्स का भी पता होना चाहिए,
उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए, तभी वो इन सब के ऊपर आके सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। उसको बैकएंड की नॉलेज भी हो, फ्रंट एंड की नॉलेज भी हो, डेवऑप्स का से काम भी निकालना आना चाहिए, क्यूए को भी समझाना चाहिए, और सारी चीज़ें मैनेज भी करनी चाहिए, और क्लाइंट मैनेजमेंट का भी आइडिया होना चाहिए। अब वो चाहे मैनेजर है अगर, तो वो क्लाइंट मैनेजमेंट है, अगर आर्किटेक्ट है तो भी क्लाइंट मैनेजमेंट कहीं कहीं रिक्वायर होती है जब आपकी टेक्निकल चीज़ें या टेक्निकल डिस्कशंस होती हैं। स्प्रिंट्स आपको आर्किटेक्चर या मैनेजर लेके चल सकता है। नॉर्मल टीम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, चाहे वो आप आर्किटेक्ट हो। तो एवरीथिंग, सो ओवरऑल एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए जब आप आर्किटेक्ट लेवल पे जाते हो। तो एवरीथिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे नहीं कि आप जो है बस आप आए और बैकएंड बने, फिर फ्रंट एंड बन गए, फिर डेवऑप्स बन गए, नॉट लाइक दैट। लेकिन जब आप एक ही चीज़ में एज अ टीम काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी नॉलेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे एक बंदा बैकएंड के साथ काम कर रहा है, बैकएंड काम कर रहा है, तो एक बंदा एज अ बैकएंड काम कर रहा है तो उसका काम फ्रंट एंड के साथ भी होता है, फ्रंट एंड के मसले डिस्कस करना या इस तरह की। लेकिन उसको फ्रंट एंड की इंटरनल भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। डेवऑप्स की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह मोबाइल, इसी तरह क्यूए, सो लाइक दिस, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी कैरियर पाथ होती है, जिससे आपको या तो किसी चीज़ को बनने के लिए किसी कहीं से गुजर के जाना होता है। जैसे आर्किटेक्ट है तो वो आप ऐसे नहीं होता कि आपने बेसिक्स पढ़ ली और आप आर्किटेक्ट बनकर, नॉट लाइक दैट। यू मस्ट हैव द 12 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 12 to 15 ईयर्स में आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन आप बैक एंड डायरेक्ट बन सकते हो थोड़ी मेहनत के बाद, या तो फ्रंट एंड डायरेक्ट बन सकते हो। जब डेवऑप्स बनना है तो 2-4 साल डेवलपमेंट के बाद आप डेवऑप्स में आ सकते हो। मोबाइल डेव डायरेक्ट बन सकते हो। क्यूए अगर ऑटोमेशन बनना है थोड़े से डेवलपमेंट के बाद आप आगे आ सकते हो। डिज़ाइन आप डायरेक्ट बन सकते हो, लेकिन आर्किटेक्ट आपको सारी चीज़ों से क्रॉस होकर यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट।